मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू हो रही है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से शुरू करेंगे हम। एंशियंट मेडिवल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखो। इंडिया हैड कांटेक्ट विद यूरोप फ्रॉम टाइम इमोमेरियल थ्रू लैंड रूट। भारत का यूरोप से मतलब सदियों से ही संपर्क रहा है लैंड रूट के माध्यम से। ठीक है, जमीन के रास्ते से। बट द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, लेकिन जो सी रूट की डिस्कवरी है, हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द शेप एंड कोर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज ने भारतीय सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाला, बहुत दूर का प्रभाव डाला। एंड हिस्ट्री, और उसके हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, भारत में सबसे पहले अराइव होने वाले एज ट्रेडर के रूप में वर्मिन थे पोर्टुगीज, पुर्तगाली थे, फॉलोड बाय डच। उनके बाद डच आए, डच के बाद आ गए ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इस सीक्वेंस में वो आए थे। ठीक है, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज इन दिस 450 ईयर्स इन इंडिया। भारत में इन 450 सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हुए हैं। ठीक है, इंडिया अंडरवेंट ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए फ्यूडल कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव। भारत एक फ्यूडल कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिव था। फ्यूडल इसलिए था, सामंतवादी व्यवस्था थी। कंजर्वेटिव इसलिए था कि वो अपनी जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनको कंजर्व करना चाहते थे, चेंज नहीं चाहते थे। एक्सक्लूसिव था, अपनी ही प्रकार का था। सोशल सिस्टम टू ए कैपिटलिस्टिक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव, मतलब इस सिस्टम से एक कैपिटल प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोशल सिस्टम शुरू हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान इन 450 सालों में ये परिवर्तन आए थे कि भारत एक कैपिटलिस्ट हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, इंक्लूसिव हो गया, विद सेल्फ असर्शन, अपने सेल्फ असर्शन के साथ, इंट्रोस्पेक्शन के साथ, एंड एक्सटर्नल स्टिमुली ऑफ आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, और उनको बाहरी तत्वों से समानता के विचारों का एक उद्दीपन मिला था। लिबर्टी मिली थी, लिबर्टी का विचार था। ठीक है, फ्रेटर्निटी का विचार था। ठीक है, ये कहाँ से मिले? फ्रांसीसी क्रांति से। मतलब जो विश्व में भारत से बाहर जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं से प्रेरणा लेकर के, इंट्रोस्पेक्शन करके, सेल्फ असर्शन करके, एंड पीपल्स रूल इंस्टेड ऑफ वन मैन्स रूल, और लोगों का शासन एक व्यक्ति के शासन की बजाय फ्रॉम मोनार्क टू डेमोक्रेसी, मतलब एक मोनार्क से लेकर के भारत एक डेमोक्रेसी बन गया। ठीक है, तो भारत मोनार्क कैसे था? जैसे कि मौर्य शासन था, मगध शासन था, फिर खिलजी हो गया। ठीक है, और भी बहुत से थे जिन्होंने मतलब अपने भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की एक लार्ज एरिया में। एक राजा के अंतर्गत वो होता था। मराठाज हो गए। ठीक है, तो ये मोनार्की था। अब डेमोक्रेसी हो गया, अब लोगों का शासन हो गया, लोग चुनेंगे अपने राजा को। राजा खुद नहीं बताएगा कि मैं राजा हूं। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ये जो एडवेंचर की स्पिरिट थी, खोज की, नई नई उपलब्धियों की, दैट लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जिसने आधुनिक संसार की नींव रखी। प्रोमोटेड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, उन्होंने जियोग्राफिकल डिस्कवरीज को प्रोमोट किया, भौगोलिक खोजों को। टू द फार फ्लंग एरियाज, बहुत दूर के क्षेत्रों में ये भौगोलिक खोजों को इन्होंने प्रोमोट किया, बढ़ावा दिया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वोयाज इज इन, यात्राओं का प्राथमिक उद्देश्य वर्मिन था अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड को मतलब ट्रेड के माध्यम से लाभ कमाना, इसका प्राथमिक उद्देश्य था। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, लेट अस सी पोर्टुगीज। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता था। नेविगेटर कौन सा था? जो नेविगेट करता है। ठीक है, समुद्र में जो जहाजों को चला करके नई नई खोज करता है, उसको प्रिंस हेनरी बोलते थे। हु वाज द किंग ऑफ पोर्टुगल, जो पुर्तगाल का राजा था। टुक लीड अमंग द यूरोपियन नेशंस, उसने यूरोपियन राष्ट्रों में से लीड ली थी, वो सबसे पहले आया था। एंड प्रोमोटेड सी फायरिंग एक्टिविटीज, उसने समुद्री यात्राओं की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया था। इसने प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1358 से 1460 तक, 62 साल तक शासन किया पुर्तगाल पर। ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ किंग जॉन सेकेंड अ सेलर, किंग जॉन सेकेंड के शासनकाल के दौरान एक सेलर, एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज क्रॉस द केप ऑफ गुड होप, उसने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया।
1458 में, ठीक है। 1488 में केप ऑफ गुड होप पर आ गया था। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? ये अफ्रीका अफ्रीका में है। अफ्रीका के बिल्कुल नीचे टिप है वो केप ऑफ गुड होप है, वो वहां तक आ गया था, ठीक है। एक बार मैप समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ वो कहाँ से होते हुए आया था और कहाँ से पहले की क्या सिचुएशन थी। पहले की सिचुएशन क्या है, भारत का संपर्क था, किसके साथ संपर्क था? लैंड रूट के माध्यम से। लेकिन टर्की में जो व्यापारी हैं उनको लूटा जाने लग गया। और भारत के मसाले आपको पता ही है कि वो वर्ल्ड फेमस है। लेकिन जब टर्की में व्यापारियों को लूटा जाने लगा तो यूरोपियन जो कंट्रीज थे, उन यूरोपियन कंट्रीज ने क्या सोचा कि भारत की खोज की जाए, एक ऐसे रास्ते की खोज की जाए जिस रास्ते के ऊपर किसी का भी प्रभुत्व नहीं हो, ठीक है। कौन सा रास्ता वो? ये है यूरोप, ठीक है, भारत का रास्ता। यूरोपियन कंट्री यहां पर है। लैंड रूट कैसे होता था? जैसे सिल्क रूट हो गया, यहां से आकर के जैसे ये है, ठीक है, यहां से टर्की की कैपिटल अंकारा है, ठीक है। यहां से, यहां तो समुद्र है ना, तो यहां से तो पता नहीं था कि यहां से शॉर्ट रूट है ये भारत पहुंचने का, यहां से फेमस था। यहां से होकर के जाते तो ज्यादा पड़ता, लेकिन यहां से जब आते थे तो टर्की में क्या होगा, व्यापारियों को लूटा जाने लग गया। अब टर्की में व्यापारियों को लूटा जाने लग गया तो अब क्या हो गया कि जो ये यूरोपियन थे, यूरोपियन में से जो पुर्तगाल है जिसकी कैपिटल लिस्बन है, यहाँ प्रिंस हेनरी था 1398 से 1460 तक। इसके शासनकाल के दौरान इसने लीड ली थी कि भारत की खोज की जाए, लेकिन एक ऐसे रास्ते की खोज की जाए जिसके ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं हो, ठीक है। तो किंग जॉन सेकंड के शासनकाल में एक व्यक्ति जिसका नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज, उसने भारत की खोज शुरू कर दी समुद्री मार्ग से। भारत की खोज समुद्री मार्ग से की तो वो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता होता, ठीक है, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहाँ से होते होते वो यहाँ पर आ गया था। ये जो केप टाउन दिखाई दे रहा है ना आपने, यहीं पर एक केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया था वो, ठीक है। जब वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था, इसको आसान ट्रिप बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो उसने क्या किया कि यहां से वो दूसरा मार्ग पहुंच गया, दूसरा मार्ग ले गया, देखते हैं हम कैसे हैं, ठीक है। वो खोज नहीं कर पाया, यहां तक आ गया था वो खोज करते करते, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग को वो नहीं ढूंढ पाया। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ किंग एमेनुअल, राजा एमेनुअल थे, उसके शासनकाल के दौरान एक सेलर जिसका नाम था वास्को ड गामा, एक सेलर था, एक नाविक था जिसका नाम वास्को डी गामा था, रीच्ड इन मई 1498 ऑन द कोस्ट ऑफ कैलिकट। वो 1498 में कैलिकट के कोस्ट पर आ गया था। वो यहाँ से होते होते दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन जो वास्को डी गामा था उसने फिर क्या किया, यहाँ से वास्को डी गामा ने क्रॉस करते करते वास्को डी गामा 1498 में यहाँ पर कालीकट पर आ गया था, कोची, ठीक है, केरला में आ गया था मई 1498 में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहां पर केरला में जमोरिन का शासक था। ही वॉज गिवन गुड रिसेप्शन बाय जमोरिन्स ऑफ केरला। केरला के जमोरिन्स के द्वारा इसको अच्छा वो दिया गया, स्वागत किया गया इसका केरला में, कालीकट में। बाई 1503 1503 तक वास्को डी गामा स्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, कोचीन एंड कन्नौर। 1503 तक वास्को डी गामा ने कालीकट में, कोचीन में और कन्नौर में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कर ली थी। और सी गैब्रियल सीप नामक जहाज था जिस जहाज में बैठ करके वो यहाँ पर आया था, ठीक है। कहाँ कहाँ? कालीकट, कोचीन, कन्नौर, ठीक है। इन 1505 1505 ईस्वी में डी अल्मीडा वाज सेंट एज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसरॉय इन इंडिया। पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में डी अल्मीडा को इंडिया में भेजा गया 1505 ईस्वी में, और 1509 तक रहा वो। कौन? डी अल्मीडा,
ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी अच्छी ज्यादा फेमस है। ही केम अप विद हिज ब्लू वाटर पॉलिसी, वो अपनी नीले पानी की नीति को लेकर के यहाँ पर आया था। नीले पानी की नीति क्या है, देखो, वेयर बाय ही प्रपोज टू स्टैब्लिश पोर्टुगीज डोमिनियंस इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, जिसके माध्यम से उसने भारतीय महाद्वीप हिंद महासागर में और अरब सागर में पुर्तगाली डोमिनियंस को स्थापित करना शुरू कर दिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी में अपनी जो समुद्री सेना है उसको मजबूत करना भी शामिल है। उसके बाद अल्बुकर्क आए। डियलमिटा के बाद कौन आया, अल्बुकर्क 1509 में आ गए थे, और जो डियलमिटा था वो कब आया था, 1504 से 9। ठीक है। अल्बुकर्क वाज द नेक्स्ट वायसरॉय हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन ईस्ट। ठीक है। पूर्व में अपनी वास्तविक, मतलब अल्बुकर्क को, अब जो अगला वायसरॉय आया था उसे पूर्व में पोर्टुगीज पावर को स्थापित करने का मतलब वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, इसी को श्रेय दिया जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है। ही कनक्वर्ड हॉर्मोज इन पर्शियन गल्फ में उसने जो गल्फ ऑफ हॉर्मोज है ना उसको कनक्वर कर लिया, जीत लिया। एंड एक्लिप्स इन्फ्लुएंस ऑफ अरब ट्रेड्स इन इंडिया, और भारत में जो अरब ट्रेड होता था उस ट्रेड को क्या कर लिया, एक्लिप्स्ड कर लिया, ढक लिया। मतलब अब अरब के साथ व्यापार पुर्तगालियों का होने लग गया, अरब का नहीं होने लग गया। ठीक है। ही कनकवर्ड गोवा इन 1510, 1510 ईस्वी में उसने गोवा को भी कनकवर कर लिया, जीत लिया था। किससे, बीजापुर के राजा किंग आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को भी उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। एंड क्रिएटेड ए पोर्टुगीज फोर्ट इन कोचीन, और कोचीन में उसने एक पुर्तगाली किले का भी निर्माण कर लिया विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर, वहां के जो स्थानीय शासक है उसकी परमिशन को लेकर के। ठीक है। गोवा बिकम द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पोर्टुगीज, और गोवा जो था वो पुर्तगालियों का मुख्य ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। ठीक है। गोवा में अभी भी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है उनका, उनको पेड्र बोला जाता है, और जो फेमस जो रोटी बनाते थे लोव्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटी जिसको बोला जाता है। ठीक है। लंबे लंबे कोट वो पहनते हैं। ठीक है। ये सारे इन्फ्लुएंस आज के गोवा में भी देखे जा सकते हैं। ठीक है। इन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नीनो दा कुन्हा, ठीक है, 1529, नीनो दा कुन्हा के शासनकाल के दौरान 1529 में पोर्टुगीज एक्वायर्ड दीव इन 1534, पुर्तगालियों ने दीव को एक्वायर कर लिया 1534 ईस्वी में, और बसीन इन 1538, और 1538 में बसीन को भी एक्वायर कर लिया था। ठीक है। गोवा गोट फ्रीडम इन 1961, गोवा को 1961 में फ्रीडम मिली थी पुर्तगालियों से। देखो, भारत 1947 में आजाद हो गया था और इनको फ्रीडम मिली 1961 में। एंड इन 1962 बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, और 1962 में भारत का भाग बन गया। डिक्लेयर्ड स्टेट इन 1987, और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 1987 में प्रोवाइड किया गया। यह है गोवा। ठीक है। बहादुर शाह, किंग ऑफ गुजरात, हु गेव दीव एंड बसीन मुंबई, बहादुर शाह थे उस टाइम पे, गुजरात के शासक थे जिन्होंने दीव को और बसीन को, मुंबई, बसीन क्या है, मुंबई का जो एरिया है, वो पुर्तगालियों को दिया था गुजरात में। और यू नो वेरी वेल कि दीव की बाउंड्री है, दमन एंड दीव जो है वो गुजरात की बाउंड्री में। तब गुजरात जो था वो ज्यादा लंबे एरिया में फैला हुआ था। ठीक है। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज वाज प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया। मुख्य जो प्रभाव रहा भारतीय समाज पर पुर्तगालियों के आगमन का वो ये था कि भारत में कैश क्रॉप्स की शुरुआत होगी, उनको बढ़ोतरी मिली, नकदी फसलों को, लाइक जैसे कैसे कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ऑरेंज, पीनट्स, नट्स, केन, पपाया, गवावा, फर्स्ट कल्टीवेटेड इन द एंडीज 18,000 ईयर्स एगो। आलू की खेती सबसे पहले 8,000 साल पहले एंडीज क्षेत्र में हुई थी। ठीक है। तो ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, क्या क्या लेकर के आए थे, कॉटन, स्पाइसेस, सिल्क, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ऑरेंज, पीनट, नट्स, केन, पपाया, गवावा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2025 के प्रीलिम्स में, ठीक है, कि पुर्तगाली क्या क्या लेकर के आई थी। अब इसमें देखो क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली के बाद
It was established on 20th March in 1602. ये 20 मार्च 1602 ईस्वी में 2 ईस्वी को स्थापित की गई। डच वर मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड। डचों का मुख्य जो रुचि थी वो मसालों के व्यापार में थी। दे ओपन देयर ट्रेडिंग पोस्ट। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे पुलिकट। पुलिकट में कैम्बे, सूरत, कासिम बाजार, नागापट्टिनम, ढाका, पटना एंड हरिहरपुर एंड आगरा। इन जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी डचों ने। ठीक है। दे हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन विद इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। उन्होंने अंग्रेजों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ और पुर्तगालियों के साथ एक कड़े प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दे आल्सो हैड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडोनेशिया। डचों की क्या थी? इंडोनेशिया के साथ ट्रेड मोनोपोली थी, एकाधिकार था व्यापार पर। इंडोनेशिया के साथ केवल डच ही व्यापार कर सकते हैं, कोई और दूसरा यूरोपियन कंट्री नहीं। विच इज कंसिडर्ड एज द मेजर रीजन वाई दे लेफ्ट इंडिया। जो मुख्य कारण समझा जाता है कि उन्होंने भारत को क्यों छोड़ दिया। दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको देखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1660। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। दे क्रिएटेड देयर ट्रेडिंग आउटपोस्ट एट ट्रेंकोबार, फ्रेडरिक, नागौर इन सेरमपुर इन बंगाल। उन्होंने अपनी जो व्यापारिक केंद्र थे वो ट्रेंकोबार में और फ्रेडरिक नागौर में, सेरमपुर में और बंगाल में, जो ये बंगाल में है इन सेरमपुर, वहां पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी। वो ईसाई धार्मिक एक्टिविटी में, गतिविधियों में, मिशनरी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, रुचि ले रहे थे। एंड मेड सेरमपुर हब ऑफ मिशनरी एक्टिविटी। और उन्होंने सेरमपुर को मिशनरी एक्टिविटी का हब बना लिया था। ठीक है। दानिश ऑफिसर विलियम रेवरेंड कैरे, ठीक है, जो विलियम रेवरेंड कैरे है, दानिश ऑफिसर थे वो, इस्टेब्लिश ए प्रिंटिंग प्रेस इन 1799 एट सेरमपुर टू पब्लिश बाइबल। बाइबल का प्रकाशन करने के लिए सेरमपुर में 1799 ईस्वी में जो दानिश ऑफिसर है विलियम रेवरेंड कैरे, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। इन 1819 में सेरमपुर कॉलेज वाज इस्टेब्लिश। सेरमपुर कॉलेज जो है उसकी स्थापना की गई टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न स्टाइल। ठीक है, पश्चिमी शैली में जो उच्च शिक्षा है उसको प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए सेरमपुर में कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1819 में। ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्स was established in 1599 with the objective of carrying on trade with the East during the reign of Akbar 1599 में। और अकबर कब तक आया था? 1605 तक। 6 से 28 तक कौन आ गया था? अब अकबर, जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब 1707 में। ठीक है। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था एक्चुअल में वो था इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है। इसकी स्थापना 1599 में हुई थी और अकबर के शासनकाल में हुई थी। इनका ट्रेड करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ऑन 31 ऑफ दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ गेव रॉयल चार्टर फॉर 15 इयर्स टू मर्चेंट एडवेंचरर्स। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 15 साल के लिए चार्टर दिया गया था। चार्टर क्या होता है? आदेश होता है। ठीक है। परमिशन होती है, अनुमति होती है। ठीक है। ओवर द पीरियड दिस कंपनी केम टू बी नोन एज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। समय के साथ साथ इस कंपनी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। अराउंड 1608, लगभग 1608 के आसपास, अ ब्रिटिश एनवॉय, एक ब्रिटिश एनवॉय, एनवॉय क्या होता है? जहाजों का एक वो होता है ना समूह, एनवॉय बोलते हैं उसको। ब्रिटिश एनवॉय आया, जहाजों का एक ग्रुप आया, लेड बाय सर विलियम हॉकिंग्स, जिसको सर विलियम हॉकिंग्स के द्वारा लेड किया गया था, नेतृत्व किया गया था। केम टू जहांगीर, वो जहांगीर के पास आ गए थे 1608 ईस्वी में। ठीक है। जहांगीर की 20 पत्नियां थी, ये पता ही हमें। जहांगीर के पास आ गए। जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में हु गेव देम ट्रेडिंग कंसेशन, जिसने उनको ट्रेडिंग कंसेशन दिया था। ठीक है। एंड आल्सो
मनसब स्टेटस, और उसको मनसब भी स्टेटस दे दी थी टू विलियम हॉकिंस को, ठीक है, टू विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में आया था, उसको मनसब की स्टेटस दी गई और ट्रेडिंग कंसेशन भी दिए गए। ये क्वेश्चन पूछा गया 7 करोड़ के सवाल में केबीसी में कि सबसे पहले कौन, विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है। इसके बाद सेंट थॉमस आए थे शायद, ठीक है। विलियम हॉकिंस को क्या मिल गई थी, मनसब की स्टेटस मिल गई थी, ट्रेडिंग कंसेशन मिल गए थे। जहांगीर था वो याद रखना है। बट सून ऑल द कंसेशंस वर रिवोक्ड बाय जहांगीर, लेकिन जल्द ही जहांगीर के द्वारा जितने भी कंसेशन दिए गए थे, जो छूट दी गई थी, वो सारी छूट रद्द कर दी गई, रिवोक कर दी गई। अंडर द प्रेशर ऑफ नोबल्स इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में जो नोबल्स थे, ठीक है, उनके दबाव में आकर के दूर कर दिया गया था, कैंसिल कर दी गई। बाय दिस टाइम इन 1612, इस समय तक 1612 ईस्वी तक इंग्लिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर वेयर हाउस, अंग्रेजों ने अपने जो वेयर हाउस है उनके कंस्ट्रक्शन को पूरा कर लिया था। एट सूरत, सूरत में, मतलब सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना सूरत में क्या किया था, केंद्र स्थापित किया था, वेयर हाउस, व्यापारिक केंद्र। एंड मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम में, सूरत पहला था, मसूलीपट्टनम दूसरा था। डचों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी अपनी फैक्ट्री, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है और पीवाईक्यू में भी आया है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम, ठीक है। आया तो था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इन 1615, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉय विजिटेड जहांगीर कोर्ट, वो जहांगीर के कोर्ट में आया सर थॉमस रॉय। एंड ब्रिटिश वर ग्रांटेड फॉर द ट्रेडिंग कंसेशन, और ब्रिटिश लोगों को आगे ट्रेडिंग कंसेशंस मिल गए। आफ्टर विच, जिनके बाद दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, जिनके बाद उन्होंने आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स या अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, ठीक है। इन 1639, 1639 ईस्वी में दे गोट विलेजेस ऑन लीज, उन्होंने गांवों को लीज पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया। अराउंड मद्रास, मद्रास के आसपास, वेयर दे क्रिएटेड सेंट फोर्थ, जो जहां पर उन्होंने सेंट फोर्थ जॉर्ज चर्च की स्थापना कर दी, ठीक है। इन 1661, 1661 ईस्वी में देयर वाज ए मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ बरिंजा, ठीक है, विद प्रिंस चार्ल्स सेकंड ऑफ ब्रिटेन। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का और जो ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स सेकंड हैं, उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, इनकी शादी होगी, ठीक है। ये बेरिंजा की थी। एज ए डाउरी, दहेज के रूप में, दहेज के प्राइज के रूप में, द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे आइलैंड है, बम्बई जो है, वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश मोनार्क, वो ब्रिटिश मोनार्क को दे दिया गया दहेज के रूप में। पुर्तगालियों का था, पुर्तगालियों ने ले लिया था इसको। किससे ले लिया था, गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा। बहादुर शाह ने इसको पुर्तगालियों को दे दिया था, दीव भी दे दिया था। लेकिन जब पुर्तगाली लड़की की शादी, राजकुमारी की शादी प्रिंस चार्ल्स से होगी ब्रिटेन के साथ, तो उसने दहेज के रूप में ब्रिटिश सरकार को दे दिया, ब्रिटेन को दे दिया। इन 1668, 1668 में बॉम्बे वाज ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया एट ए नॉमिनल प्राइस ऑफ 10 पाउंड, 10 पाउंड में बॉम्बे खरीद लिया। बॉम्बे सून बिकेम द ट्रेडिंग हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स, बॉम्बे जो है वो जल्दी ही ब्रिटिशर्स का ट्रेडिंग हेडक्वार्टर बन गया, व्यापारिक मुख्यालय बन गया। दे एंटर्ड इन ईस्ट इंडिया रिलेटिवली लेट, उन्होंने इन ईस्ट इंडिया, ठीक है, पूर्वी भारत में उन्होंने जो एंट्री की वो अपेक्षाकृत लेट की। अभी तक जो हमने पढ़ा, भड़ोच पढ़ लिया, बंबई पढ़ लिया, ठीक है, सूरत पढ़ लिया, कैम्बे पढ़ लिया, ये सारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहां तक आए थे। लेकिन पूर्वी तटीय क्षेत्र में वो रिलेटिवली लेट एंट्री की थी उन्होंने, ठीक है। दैट इज, अर्थात पूर्वी क्षेत्र में लेट एंट्री की। हरिहरपुर 1633, हरिहरपुर में उन्होंने 1633 में एंट्री की थी। इन 1698, 1698 में दे रिसीव्ड 3 विलेजेस ऑन लीज, उन्होंने 3 विलेजेस को लीज पर ले लिया, 3 गांवों को पट्टे पर ले लिया, ठेके पर ले लिया। कौन से, गोविंदपुर, सुल्तानाती एंड कालीकट्टा, इन तीनों को क्या कर लिया, पट्टे पर ले लिया। एंड क्लब्ड देम टुगेदर टू क्रिएट सेंट फोर्ट विलियम, और इन तीनों गांवों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया सेंट फोर्ट विलियम को क्रिएट करने के लिए।
सेंट फोर्ट विलियम वहां पर क्या कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, इन तीनों गांवों को जोड़ करके कलकत्ता बनाया गया है। और कलकत्ता किसके द्वारा बनाया गया, जॉब चार्नोक के द्वारा। ठीक है, उसने कलकत्ता की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी इन तीनों गांवों को मिला करके। फ्रांसीसी भी आए थे भारत में। ठीक है, इट वॉज द लास्ट यूरोपियन कंपनी स्टैब्लिश इन 1664, 1664 में स्टैब्लिश की जाने वाली यह अंतिम यूरोपियन कंपनी थी और यह सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टेट ओन्ड कंपनी। यह एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए प्राइवेट एंटिटी। दूसरी तरफ जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, फ्रॉम और यही एक मुख्य कारण भी है इनका हार मानने का। फ्रांसीसी को लगातार हार का सामना करना पड़ा, अंततः उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या करना पड़ा था, इन्होंने डिसीजन लेने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। और जब तक वो डिसीजन लेते थे तब तक ये इंग्लिश इंडिया कंपनी अंग्रेज अपना काम कर चुके होते थे, इनको किसी से डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फ्रॉम 1723 1723 से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रण में ले लिया गया। दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत इन 1668, 1668 में उन्होंने अपने जो फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की, मसूलीपट्टनम में 1669 में स्थापित की, पौंडीचेरी में 1673 में और चंद्रनगर में 1692 में स्थापित की थी। आप आज के पौंडीचेरी में जाकर के देखोगे ना, वहाँ के लोगों की समझ, वहाँ की सफाई, आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम भारत में हैं। आपको कम्प्लीटली ये लगेगा कि हम किसी विदेश में आए हुए हैं। इतनी सफाई लोग हैं, लोग भी मतलब सफाई रखते हैं, उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता। अगर मान लो टोल है तो टोल पे वो सिर्फ अपनी साइड में खड़े होंगे। रेल क्रॉस कर रही है तो वो अपनी साइड में खड़े होंगे, दूसरे की साइड में नहीं खड़े होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, एम्बुलेंस के लिए अलग से रास्ता होगा। यह है पौंडीचेरी। Soon after the arrival of French East India Company, rivalry between French and British started. ठीक है, जल्दी ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद फ्रांस के बीच में, फ्रांसीसी कंपनी के बीच में और ब्रिटिश कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा, रिवलरी स्टार्ट हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जोसेफ फ्रांकोस डुप्लेक्स, डुप्ले, ठीक है, जो डुप्ले था इन 1740, 1740 में डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही द रिवलरी बिटवीन टू कंपनीज एग्रेवेटेड। इन दोनों कंपनियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा थी वो और ज्यादा गंभीर हो गई। फ्रेंच वर द फर्स्ट हु इनिशिएटेड द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। फ्रांसीसी ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी शुरू कर दी थी। फ्रांसीसी लोग थे, ब्रिटिश नहीं थे, फ्रांसीसी थे। टू ऑब्टेन पॉलिटिकल माइलेज, ताकि उनको पॉलिटिकल लाभ प्राप्त हो। बट इट वाज ब्रिटिश, लेकिन ये ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, हु मास्टर्ड दिस स्ट्रेटेजी, उन्होंने इस योजना पे महारत हासिल कर ली थी। एंड यूज्ड इट फॉर एलिमिनेटिंग द इंपीरियल एम्बिशंस ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने इस स्ट्रेटेजी का, इस प्लान का, पॉलिटिकल अफेयर्स में दखलंदाजी करने का, इसको जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो साम्राज्यवादी इच्छाएं हैं उनको दूर करने के लिए प्रयोग किया गया। समझ गए? लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन जो यहाँ तक खत्म हो गया। धीरे धीरे ये जो कंपनियां हैं ये लिमिटेड होती चली गई। लिमिटेड का मतलब अपनी, इनका एरिया लिमिटेड होता रहेगा। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो है वो भारत में फैलते चले गए। अंग्रेजों ने लगभग एक एक करके सभी को हरा दिया, भारत के ऊपर कब्जा स्थापित कर लिया था। पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। पहले आने वाले और लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, अभी जो टॉपिक है वो है लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइंस ऑफ मुगल। क्योंकि 1707 तक हमने देख लिया था कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 होगी। औरंगजेब के बाद के जो भी सक्सेसर थे उनको लेटर मुगल्स क्यों बोला गया? क्योंकि वो इतने ज्यादा नहीं थे पावरफुल, वीक सक्सेसर थे। और धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर जो भारत से वो सिमटता चला गया, आलम से पालम तक रह गया। ठीक है,
दिल्ली में एक एरिया, पालम एक गुजरात में है, बस इतना सीमिटेड हो गया था, लिमिटेड होता चला गया था। देखो इसको लेटर मुगल्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को। After the death of Aurangzeb in 1707, war of succession started among his sons, in which Prince Muazzam defeated and killed his brothers Azam Khan and Kambaks. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, जिस उत्तराधिकार के युद्ध में प्रिंस मुअज्जम ने अपने भाइयों आजम खान और कम्बक्स को मार दिया। He ascended to the throne, उस राजगद्दी पर विराजमान हुए या राजा बन गए थे, विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, और बहादुर शाह की उपाधि के साथ वो राजगद्दी पर बैठ गई। नाम वैसे क्या था इसका? प्रिंस मुअज्जम। ठीक है, 65 साल के थे ये वेन केम टू पावर, जब शासक बने थे बहादुर शाह फर्स्ट। शाह बेखबर भी इनको बोला जाता। हेडलेस, हेडलेस का मतलब हेड ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं हो, हेडलेस या स्टूपिड किंग इसको बोला जाता है। समझ गए? ठीक है, कितने साल की उम्र में? 65 की उम्र में। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर, और वो खुद औरंगजेब को मारना चाहता था राजा बनने के लिए। शिवाजी, शाहजी की इसने शिवाजी के बेटे की हेल्प ली उसको मारने के लिए। ठीक है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी औरंगजेब की एक बेटी है, माना जाता है कि उसने ब्राह्मण से शादी की थी, लेकिन अफवाह है। ठीक है, उसने अपने चचेरे भाई से शादी की थी औरंगजेब की बेटी ने। ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 5 साल तक रहा। इसने क्या किया देखो, ही रिवर्स द नैरो माइंडेड पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। उसने औरंगजेब की जो नैरो माइंडेड पॉलिसी थी उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, एंड एडॉप्टेड टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदूज, और उसने हिंदुओं की तरफ टॉलरेंट एटीट्यूड को क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, धारण कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नो हिंदू टेम्पल वॉज डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज टेनर। उसके शासनकाल के दौरान किसी भी हिंदू मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दूसरा, he रिलीज मराठा प्रिंस साहू। उसने मराठा जो राजकुमार है साहू, उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी, मुगलों की कैप्टिविटी से। ठीक है, मुगल की कैद से। हु वाज कैप्टिव सिंस 1689, जो 1689 से ही क्या था? कैप्चर्ड था। तीसरा कांड, ही आल्सो मेड पीस विद राजपूत। राजपूतों के साथ भी उसने शांति स्थापित कर ली थी, जाटों के साथ भी, एंड बुंदेलों के साथ भी। चौथा कांड था, ही आल्सो ऑफर्ड वेरी हाई मनसब टू गुरु गोविंद सिंह। उसने गुरु गोविंद सिंह को भी एक बहुत ही हाई मनसब प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, बट लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, सिख पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख लोगों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर की लीडरशिप के नेतृत्व के अंतर्गत। गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी जमशेद खान के द्वारा, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में है नांदेड़। ठीक है, वहां पर जमशेद खान ने मार दिया था। क्या था? वजीर खान सेंट जमशेद खान। वजीर खान ने जमशेद खान को भेजा था, ठीक है, एंड वसील बैग को भेजा था तो किल गुरु गोविंद सिंह को मारने के लिए। वजीर खान ने जमशेद खान को, वसील बैग को भेजा था गुरु गोविंद सिंह को मारने के लिए। जैसे ही सिखों को यह पता चल गया कि गुरु गोविंद सिंह को मुगलों के द्वारा मरवाया गया है, तो सिखों ने मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट वाज ऑफन टर्म्ड एज शाह बेखबर, हेडलेस किंग, स्टूपिड किंग। बहादुर शाह फर्स्ट को प्राय एक मूर्ख राजा या शाह बेखबर बोला जाता, कहा जाता, बिकॉज ही लेविशली ग्रांटेड जागीर्स एंड प्रमोशंस। क्योंकि उसने लेविशली, फिजूल ग्रांटेड की थी जागीर्स को और प्रमोशंस को, फिजूल खर्च करके बहुत अत्यधिक मात्रा में ग्रांटेड कर दिया, प्रदान कर दिया था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद 1712 में, हिज सन्स वर इन सच इंसिडेंट हेस्ट ऑफ ग्रैबिंग पावर। उसकी मृत्यु के बाद उसके जो सन्स थे, जो बेटे थे, वो सच इनडिसेंट, वो इतने ज्यादा इनडिसेंट थे, असभ्य हो गए थे, हेस्ट ऑफ ग्रैबिंग पावर, शक्ति को हथियाने में, राजा बनने के इतने असभ्य हो गए थे, दैट दे लेफ्ट बहादुर शाह's बॉडी अनबरिड फॉर अबाउट ए मंथ।
कि लगभग 1 महीने तक उन्होंने बहादुर शाह के शरीर को अनबरीड छोड़ा हुआ था, बिना दफनाए हुए। स्मेल आने लगी थी बॉडी से, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सभी को राजा बनने की परवाह थी। 1 महीने तक बॉडी को छोड़ दिया गया था। जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम से फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पोल टैक्स होता था, प्रोटेक्शन टैक्स होता था। ठीक है। जहांगीर शाह आए थे इसके बाद, बहादुर शाह के बाद जहांगीर शाह। He came to power due to the support of most powerful noble of that time, जुल्फिकार खान, ईरानियन नोबल थे ये। ठीक है। जुल्फिकार खान की जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नोबल जो थे उस टाइम पे, उसके समर्थन से वो पावर में आए थे, राजा बने थे। जहांगीर शाह वाज ए डीजेनरेट पर्सन, जो जहांगीर शाह थे वो डीजेनरेट पर्सन थे, फुली इंडल्ज्ड इन प्लेजर, एज सच एडमिनिस्ट्रेशन वाज फुली इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकार खान। जहांगीर शाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी तरह से वो प्लेजर्स में ही डूबे रहते थे, और इस प्रकार से जो प्रशासन था पूरी तरह से जुल्फिकार खान के हाथों में था। समझ गए? इनिशिएटिव्स कौन सी थी इसकी? हिज अबॉलिश्ड जिजिया टैक्स, इसने जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया। जिजिया टैक्स मतलब प्रोटेक्शन टैक्स, पोल टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। ही स्टार्टेड इजारा सिस्टम ऑन रिवेन्यू फार्मिंग, रिवेन्यू फार्मिंग पर उसने इजारा सिस्टम की शुरुआत कर दी, टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए क्यों? इससे पहले जो आए थे बहादुर शाह, आपने पता होगा कि उसने लेविसली ग्रांट किया था जागीर्स को, ठीक है, और प्रमोशंस को। तो खजाना तो खाली होगा ही, तो खजाना जो है उसने क्या किया, खजाने को फिर भरपाई करने के लिए इजारा सिस्टम की उसने क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, या रिवेन्यू फार्मिंग की शुरुआत कर दी थी, टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी वाज गिवन बाय बिडिंग प्रोसेसेस, जो टैक्स कलेक्शन करने का जो अधिकार था वो दिया गया था लोगों को बिडिंग प्रोसेसेस के माध्यम से, नीलामी के द्वारा। जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा उसको ही टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। द हाइएस्ट बिडर वाज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, जो हाईएस्ट बिडर था, बोली लगाने वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हु वाज नोन एज इजारेदार, उसको इजारेदार के नाम से जाना जाता। ये थी इजारा प्रथा, इजारा सिस्टम। समझ गए? टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया, जो ज्यादा बोली लगाता था उसको टैक्स कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था और उसको इजारेदार बोला जाता था। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज इजारेदार। ठीक है। He was free to extract whatever he could from the peasants, वो आजाद था उतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब खींचने के लिए किसानों से जितना ज्यादा वो खींच सकता था, जितना ज्यादा वसूल कर सकता था, उतना ज्यादा वसूल करने के लिए वो क्या था, आजाद था। लीडिंग टू इंक्रीज्ड ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, जिसके माध्यम से पीजेंट्री के ऊपर ऑपरेशन बढ़ गया था, शोषण बढ़ गया था किसानों का, किसान वर्ग का क्या हो गया, शोषण बढ़ गया। ही ग्रांटेड द राइट्स ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन टू मराठाज, उसने मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया गया था दक्कन प्रदेश में। ठीक है। चौथ वाज 1/4 ऑफ रिवेन्यू असेसमेंट, रिवेन्यू असेसमेंट का 1/4 भाग होता था चौथ। एंड सरदेश मुखी वाज एडिशनल 10% लेवी, और जो सरदेश मुखी होता था वो एक एडिशनल 10% लेवी होता था, अलग से 10% कर होता था। इन टर्न, इसके बदले में मराठाज प्रोमिस टू मेंटेन ए कंटिजेंट ऑफ 15,000 सोल्जर्स, मराठा जो लोग थे वो 15,000 सैनिकों की एक कंटिजेंट, एक फौज को बनाए रखने का प्रोमिस करते थे इन द सर्विस एंड प्रमोशन ऑफ मुगल एम्पर, मुगल एम्पर की सर्विस में और उसके प्रोटेक्शन में, उसकी सुरक्षा में 15,000 सोल्जर्स को मेंटेन रखने का क्या करते थे, वो प्रोमिस देते थे। ठीक है। उसके बाद आगे थे फर्रुख सियार। फर्रुख सियार की एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। फर्रुख सियार को फोड़ा हो गया, फोड़ा समझते हो? हाँ, फुंसी फोड़ा, और कुरेद कुरेद के वो नासूर हो गया। नासूर का मतलब वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और ज्यादा मतलब बहुत सारे वैद और हकीम इसने बुला लिए, ठीक नहीं हुआ। ठीक है। एक डॉक्टर थे अंग्रेज
जिनका नाम था हैमिल्टन, अंग्रेजों के ही थे वो, ब्रिटिश थे। उसने उसके फोड़े को ठीक कर दिया। खुश होकर के फर्रुखसियार ने बोला कि मांगो, आपको क्या मांगना है। तो बोले कि सरकार वो टैक्स कम कर दो और हमें अनुमति दे दो ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करने की। और यहां से काम खराब होता चला गया। ठीक है, 1713 से 1719 तक था। इसने ग्रांटेड दस्तक टू कंपनी को दस्तक ग्रांट कर दिया था। दस्तक क्या थी? दस्तक एक प्रणाली थी। अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था? अंग्रेजों को, मुगल एम्पायर को बार बार टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो बार बार टैक्स पर पे करने के बजाय एक ही बार में टैक्स पे करना, ठीक है, वो था दस्तक। वो एक साल में डिपॉजिट करते थे बजाय एक एक महीने के। ये दस्तक प्रणाली है, फर्रुखसियार ने इनको दी थी। मुगल हायरार्की क्या है? मुगलों का जो पदानुक्रम है, सबसे ऊपर किंग, राजा, राजा के नीचे वजीर होता था। वजीर क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर। वजीर के नीचे नोबिलिटी आती थी, मिनिस्टर्स होते थे। और नोबिलिटी में कौन कौन शामिल होते थे? हिंदुस्तानी, ईरानियन, पर्सियन, टर्किश तुरानी, ठीक है, अफगान दुरानी, इनको बोला जाता था। ठीक है, टर्किश को तुरानी, अफगानिस्तान को दुरानी बोला जाता था, तुर्कानी और दुरानी। ये नोबिलिटीज में आते थे, मिनिस्टर्स थे ये। चिनकिलिच खान आसफ जाह का ही नाम था, चिनकिलिच खान। ठीक है, तो फर्रुखसियार कैसे है? ही केम टू पावर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स की सहायता से वो पावर में आया था। अब्दुल्ला खान एंड हसन अली, ये सैयद ब्रदर्स थे दोनों। इनकी हेल्प से क्या आया था? वो पावर में आया था। कौन? फर्रुखसियार। एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के टोकन के मतलब निशानी के रूप में, कि ग्रेटिट्यूड इतना हो गया था, धन्यवादी, आभारी हो गया था सैयद ब्रदर्स का। अब्दुल्ला खान वाज अपॉइंटेड एज वजीर, अब्दुल्ला खान को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। एंड हसन अली वाज अपॉइंटेड एज मीर बख्शी, और हसन अली को मीर बख्शी अपॉइंटेड कर दिया गया। मीर बख्शी क्या होता है? ट्रेजरर, ठीक है, खजांची जिसको बोलते हैं। फर्रुखसियार वाज इनकैपेबल, फर्रुखसियार जो था वो अयोग्य शासक था। एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लैटरर्स, और चापलूसों से वो प्रभावित हो जाता था। चापलूसी कैसे? एग्जाम्पल बताना। आप छोटा बालक ने कहा दिया, अगर वो रोंदा हो, उसने कहा दिया, देखिए वहां आशा 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 ठीक है, उन्होंने कहा यू छोरा पानी का गिलास देख, यू मेरा बेटा है, यू मेरा पानी का गिलास दे होगा, यू बेशक कितना नटे था यू, इस बार का बेटा किसी ने मिला। चापलूसी करके, ठीक है, वो प्रभावित हो जाते और वो काम करते थे। ये है चापलूसी। ठीक है, और फर्रुखसियार इनकैपेबल थे, चापलूसों से ज्यादा प्रभावित हो जाते। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका लाभ उठाते हुए सैयद ब्रदर्स टुक फुल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सैयद ब्रदर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन का फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, सैयद ब्रदर क्या होता, कौन बेरा, हम आप कर लेंगे, संभाल लेंगे, तुम अपना ऐज कर। फुल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दे एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को। एंड एसोसिएटेड हिंदू चीफ्स एंड नोबल्स इन गवर्नेंस, और प्रशासन में हिंदू मुखियाओं को और हिंदू नोबल्स को भी उन्होंने शामिल कर लिया। नोबल्स मीन्स मंत्री, ठीक है, उनको शामिल कर लिया। दे आल्सो एबोलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्स, उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को भी एबोलिश कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को। ड्यूरिंग देयर टीनर, इनके टीनर के दौरान सिख लीडर बंदा बहादुर, जो सिख नेता थे बंदा बहादुर, वाज टेकन प्रिजनर, उनको कैद कर लिया गया। फ्रॉम गुरदासपुर से, एंड एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली, और दिल्ली में उनको फांसी दे दी गई 9 जून 1716 को। रॉयल फरमान ऑफ 1717 का रॉयल फरमान क्या था? वन ब्रिटिश फिजिशियन, एक अंग्रेज वैद्य या डॉक्टर, विलियम हैमिल्टन, क्योर्ड फर्रुखसियार, उन्होंने फर्रुखसियार का इलाज कर दिया। हुआ सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, जो एक रोग से पीड़ित थे। एज ए टेकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के टोकन के रूप में, निशानी के रूप में, ही गिव रॉयल फरमान टू कंपनी, उसने कंपनी को रॉयल फरमान दे दिया। ठीक है, शाही फरमान दे दिया। क्या क्या प्रोविजंस थे रॉयल फरमान के? देखो, द कंपनी वॉज परमिटेड टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी। कंपनी को
व्यापार जारी रखने की अनुमति दे दी गई बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जो टैक्स टैक्स लगता है। क्या, कहाँ, कैसे लगता है टैक्स? ये विदेशों से जो भी चीज मंगवाई जाती है, वो चीज भारत में एंट्री करने से पहले बीच में जो चेक पोस्ट है वहां टैक्स लगाया जाता है। उसके ऊपर टैक्स पे करोगे तभी आप इंडिया में आने दोगे। अब ये जो टैक्स था ये हटा दिया था फर्रुखसियार ने। पहला था ये बंगाल में और बॉम्बे में और मद्रास में, और ये 3 प्रेसिडेंसीज बन गई थी। ठीक है। द कंपनी वाज आल्सो परमिटेड टू मिंट इट्स ओन कॉइन्स। कंपनी को ये परमिशन दे दी गई कि वो अपने खुद के सिक्के मिंट कर सकते हैं एंड फर्दर फोर्टिफाई कलकत्ता, और कलकत्ता को आगे भी फोर्टिफाई कर सकते हैं, किलेबंदी कर सकते हैं। ये इसका दूसरा प्रोविजन था। और कलकत्ता जैसे मैंने बताया 3 गांवों को जो ठेके पे लिया गया, पट्टे पर लिया गया, और फिर जोब चार्नोक नामक अधिकारी ने इन तीनों गांवों को क्या कर दिया था? मिला करके कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। ठीक है। कौन कौन से थे वो? सुल्तानाती कालीकट्टा और एक और तो गोविंदपुर। ठीक है। तीसरा प्रोविजन, द कंपनी सर्वेंट्स वर आल्सो परमिटेड। कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, सेवा करने वाले लोग, उनको परमिशन दे दी गई टू कैरी आउट प्राइवेट ट्रेड, की वो अपना प्राइवेट ट्रेड करें, निजी व्यापार कर सकते हैं। बट दे वर रिक्वायर्ड टू पे द सेम टैक्स एज इंडियन मर्चेंट्स। लेकिन उनको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना इंडियन मर्चेंट्स पे कर रहे हैं, भारतीय व्यापारी पे कर रहे हैं। इट वॉज द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन बाय द कंपनी सर्वेंट्स। कंपनी के सर्वेंट्स के द्वारा ये सबसे ज्यादा मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन था। सबसे ज्यादा फायदा इसी प्रोविजन का उठाया गया। ठीक है। मतलब कंपनी के जो वो थे सर्वेंट जो थे वो अब टैक्स नहीं पे करने लगे, और भारतीय व्यापारियों को टैक्स पे करना पड़ता था। इसलिए भारतीय व्यापार महंगा होता चला जा रहा था और कंपनी का व्यापार सस्ता होता चला जा रहा था। कंपनी इस वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। व्हेन फर्रुखसियार वाज कंस्पायरिंग टू गेट रीड ऑफ सैयद ब्रदर्स, जब फर्रुखसियार सैयद ब्रदर्स से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रच रहा था, दे प्रूव्ड टू बी वेरी क्लेवर फॉर हिम। सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियार के लिए काफी ज्यादा चतुर साबित हुए। एंड और विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से दे डीथ्रोन द एम्परर, उन्होंने सम्राट को डीथ्रोन कर दिया, राजगद्दी से हटा दिया। ब्लाइंडेड हिम, उसको अंधा कर दिया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। समझ गए? मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बोला जाता है। हाँ, रंगीला। ठीक है। A powerful group of nobles headed by Chin Kilic Khan Asafja were wary of the growing powers of Sayyid brothers. सैयद ब्रदर्स ने जैसे फर्रुखसियार जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि वो इनकैपेबल थे, फ्लैटरी से प्रभावित हो जाते थे, चापलूसी थे। ठीक है। तो फर्रुखसियार ने जब ये षड्यंत्र बनाया इनसे छुटकारा पाने का सैयद ब्रदर्स से, तो सैयद ब्रदर्स ने ब्लाइंडेड कर दिया। तो ब्लाइंड करके जब ये सैयद ब्रदर्स किसी राजा को मार सकते हैं तो इनकी पावर कितनी होगी? खुद सोचो कि राजा को ही मार दिया, तो राजा को ही मार दिया तो ये पावरफुल ना हो गए? तो सैयद ब्रदर्स की जो पावर ग्रो हो रही थी उससे सावधान हो गए थे। कौन सावधान हो गए थे? बहुत सारे नोबल्स जो मंत्री हैं वो सावधान हो गए थे, जिन मंत्रियों का नेतृत्व चिन किलिच खान आसफ जा के द्वारा किया गया था। आसफ जा ने बता दिया था कि ये तो इनकी पावर ज्यादा बढ़ रही है, ये तो राजा को भी मार रहे हैं, कल को किसी और को मार देंगे, तो इनको कंट्रोल करना ठीक रहेगा। मोहम्मद शाह आल्सो वांटेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स। मोहम्मद शाह खुद सैयद ब्रदर्स के नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहता था। एंड सक्सीडेड इन किलिंग देम बाय 1720, और 1720 में सैयद ब्रदर्स को मारने में सफल रहा विद द हेल्प ऑफ आसफ जा। आसफ जा मतलब चिन किलिच खान की सहायता से सैयद ब्रदर्स को मार दिया। इट वॉज ए चांस टू सेव द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य को बचाने का यह मौका था। बट मोहम्मद शाह वॉज नॉट द मैन ऑफ मोमेंट। लेकिन मोहम्मद शाह जो था वो उस पल का मैन नहीं था। उस पल का मैन का मतलब वो इतना ज्यादा दूरदर्शी नहीं था, योग्य नहीं था।
मुगल साम्राज्य को बचाया जा सकता था, लेकिन वो योग्य नहीं थे। ही वॉज वीक माइंडेड, वो कमजोर दिमाग का था, कमजोर सोच का था, एंड फ्राइवलेस था। ठीक है जी। फ्राइवलेस का मतलब छोटी मोटी डांट फटकार वाला था। ही वॉज ऑफन रेफर्ड एज रंगीला, उसको प्राय रंगीला कह करके बुलाया जाता है, सिंस ही वॉज इंडल्ज इन वाइन एंड वुमेन, क्योंकि वाइन और वुमेन में ही वो इंडल्ज होता था, बिजी रहता था। ड्यूरिंग हिज टेनर, इसके शासनकाल के दौरान, एन इरिवर्सिबल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इनिशिएटेड, मुगल साम्राज्य की कभी न उभरने वाली जो डिक्लाइन है, पतन है, वो शुरू हो गया था। एंड इट स्टार्टेड टू ब्रेकअप, और जो मुगल एम्पायर है वो टूटना शुरू हो गया था। पावरफुल नोबल हैं स्टार्टेड टू कार्व आउट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, शक्तिशाली जो मंत्री हैं वो खुद के लिए एक अर्ध स्वायत्त या अर्ध स्वतंत्र जो स्टेट है वो अपने लिए बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपनी मुगलों से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी कि मैं अब उनके पक्ष में नहीं हूं, मेरे ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। कैसे? जैसे बंगाल में शासन स्थापित कर लिया एक नोबल ने, क्या नाम था? मुर्शीद कुली खान, 1717 में मुर्शीद कुली खान ने शासन स्थापित कर लिया। अवध लखनऊ बाय सादत खान, 1722 में अवध लखनऊ में सादत खान ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। हैदराबाद निजामुल मुल्क आसफ जा ने हैदराबाद में अपना क्या कर लिया? स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। ये छोटी छोटी जगह है जो मुगल एम्पायर से लोग स्वतंत्र होने लगे थे और अपने लिए स्वतंत्र स्टेट स्थापित करने लग गए थे। यह आता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये क्या क्या आएंगे, आगे आएंगे, देखेंगे इसको इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, इनके बारे में अच्छे बात। 1739 नादिर शाह ऑफ पर्सिया, 1739 में पर्सिया के नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स, उन्होंने मुगलों को हरा दिया इन द बैटल ऑफ करनाल के युद्ध में, हरियाणा में। ठीक है, करनाल के युद्ध में 1739 में नादिर शाह ने मुगलों को हरा दिया। टू अवेंज द किलिंग ऑफ हैंडफुल ऑफ हिज सोल्जर्स he died a terrible massacre he did a terrible massacre in the imperial city of Delhi। ठीक है, बदला लेने के लिए ऑफ हैंडफुल ऑफ हिज सोल्जर्स, अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए उसने, नादिर शाह ने क्या किया? ही डिड ए टेरिबल मैसेकर इन द इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली, उसने जो दिल्ली का इंपीरियल सिटी है उसने एक भयंकर हत्याकांड मचाया था। ही आल्सो लूटेड द फेमस पीकॉक थ्रोन, उसने पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन को भी लूट लिया था, जिस मुगल सिंहासन को तख्ते ताउस बोला जाता है, इसको भी उसने क्या कर लिया था? ऑफ शाहजहां का जो तख्ते ताउस है वह भी उसने लूट लिया था। एंड द कोहिनूर डायमंड, और कोहिनूर डायमंड को भी उसने क्या कर लिया था? लूट करके ले गया था। कोहिनूर डायमंड कहां से आया था? गोलकोंडा माइन से। और जो गोलकोंडा माइन से कोहिनूर डायमंड आए, हमने उसमें ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, कौन सी चट्टान से बनता है? कोल चट्टान है। कौन सी चट्टान होती है? कोल, ऑर्गेनिक चट्टान होती है। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ नादिर शाह की मृत्यु के बाद, हिज सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द मुगल एम्पायर 7 टाइम्स, 7 बार उसने मुगल एम्पायर के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया और उसको लूट लिया। बिटवीन 1748 टू 1761, 1748 से 1767 ईस्वी तक उसने क्या किया? मुगल एम्पायर में फिर से लूटपाट मचाई थी। समझ गए? एनी क्वेश्चन? और ये नादिर शाह कहां से था? आसफजा कहां से था? आसफजा का क्या है ये? नादिर शाह का तो ये वो है। आसफजा कहां था? हैदराबाद में था। और युद्ध कहां हो रहा है? करनाल में। ठीक है। क्यों करनाल में युद्ध हो गया? मुगलों को हरा दिया। क्यों, कैसे हरा दिया? क्योंकि मुर्शीद कुली खान जो नोबल था वो हट गया, एक और नोबल हट गया, लखनऊ में चला गया सादत खान, हैदराबाद में ये चला गया। धीरे धीरे जो ये नोबल थे मुगल साम्राज्य को छोड़ने चले गए और उन्होंने मुगल राजा को, सम्राट को क्या किया? सहायता ही नहीं दी। अहमद शाह को देखो क्या है। ड्यूरिंग हिज टीनर, इसके टीनर के दौरान, अब्दाली इन्वेडेड ट्वाइस इन 1749 एंड 1752। एज सच मुगल एम्परर सरेंडर्ड मुल्तान एंड पंजाब टू अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के शासनकाल के दौरान अब्दाली ने 2 बार 1749 में 1752 में मुगल एम्परर के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, और मुगल एम्परर ने मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र अब्दाली को सौंपना पड़ा। क्लियर? आलमगीर सेकंड
1754 से 1759 तक। ड्यूरिंग दिस टाइम मराठाज इन्वेडेड टू ड्राइव आउट अफगान्स एंड रोहिलास। इस समय मराठाओं ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर लिया, ठीक, अफगानों को, रोहिलाओं को खदेड़ने के लिए। मराठास ऑक्यूपाइड लाहौर एंड पंजाब। मराठाओं ने लाहौर और पंजाब को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जे में ले लिया। देखो, लाहौर को, पाकिस्तान तक, पंजाब को। इसके बाद शाहजहां सेकंड आए, शाहजहां थर्ड आए थे, ठीक है, ये थर्ड है। 1759 टू 1760, 1759 से 1760 तक आए थे। इसमें ज्यादा कुछ याद करने का है ही नहीं, बस नाम नाम याद रखो, क्योंकि इतने ज्यादा टाइम तक रहा ही नहीं वो। दिसंबर में आया, जनवरी में बाज गया, मतलब वो टाइम है बहुत कम टाइम। ये टाइम याद रखना है। अब आए शाह आलम सेकंड, 1760 टू 1806, 1806 तक। ही केम टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ मराठा। वो मराठा के सपोर्ट के साथ पावर में आए थे। कौन से मराठा? सदाशिवराव बाहू। सदाशिवराव बाहू के समर्थन के साथ शाह आलम सम्राट बने थे। ही वॉज द मैन ऑफ सम एबिलिटी एंड करेज। यह व्यक्ति कुछ योग्यता का और कुछ साहस का व्यक्ति था। कुछ साहस और योग्यता इस व्यक्ति में थी। किसमें? शाह आलम सेकंड में। बट द मुगल एम्पायर वॉज नाउ बियॉन्ड रिडेम्पशन। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था वो अब रिडेम्पशन से बाहर हो चुका था, ठीक, उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। हिज रेन विटनेस टू इम्पोर्टेंट बैटल्स। इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, पानीपत का 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है। वेन अब्दाली वॉज लिविंग दिल्ली, जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को छोड़ रहा था, ही एक्साइल्ड द मुगल एम्परर शाह आलम फ्रॉम दिल्ली। उसने दिल्ली से मुगल एम्परर शाह आलम को निकाल दिया, ठीक है। मीन वाइल पावर्स इन दिल्ली वर एक्सरसाइज। इसी बीच जो दिल्ली में पावर थी उसको एक्सरसाइज यूज किया जाता था बाई जबीता खान एंड नजीबुल्ला खान। नजीबुल्ला खान के द्वारा और जबीता खान के द्वारा दिल्ली में पावर यूज की जाती थी, क्योंकि मुगल एम्परर को तो उसको वनवास भेज दिया इसने अब्दाली ने। इन 1771, 1771 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया, जो मराठाओं का सरदार था महादजी सिंधिया, इन्वेडेड दिल्ली। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। रिपील्ड रोहिलाज को हटा दिया। एंड री इंस्टेटेड मुगल एम्परर टू द थ्रोन। और मुगल एम्परर को वापस थ्रोन पर री इंस्टेटेड कर दिया, सम्राट बना दिया। जबीता खान एंड नजीबुल्ला खान रोहिलाज थे, ठीक है। लेटर इन 1788, बाद में 1788 में शाह आलम वाज ब्लाइंडेड बाई रोहिल्ला लीडर जबीता खान। रोहिला लीडर जबीता खान के द्वारा शाह आलम को अंधा कर दिया गया। बट सून महादजी सिंधिया हंटेड डाउन द रोहिलाज। लेकिन जल्द ही महादजी सिंधिया ने रोहिलाज को हंटेड डाउन कर दिया, ठीक है, रोहिलाज लीडर को। एंड रिस्टोर द पोजीशन ऑफ शाह आलम सेकंड। और शाह आलम सेकंड की जो पोजीशन थी उसको फिर से राजा बना दिया। महादजी सिंधिया फिर से आ गए। जब हमने महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि उन्होंने मराठाओं के भाग्य को रिस्टोर कर दिया था, ठीक है। अब आ गया अकबर सेकंड। अकबर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये कैसे है देखो, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू फेमस सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय को उसने राजा की उपाधि दी थी, इसलिए राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय के वो जाना लगा। और इन 1835 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉप्ड मिंटिंग कॉइन इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। 1835 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर के नाम पर जो सिक्के बनाते थे वो उनको बंद कर दिया था। एंड यू नो वेरी वेल, इन 1835 इट वाज द टाइम व्हेन इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में इंग्लिश की शुरुआत की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल इसने क्यों दिया है, कोई बता सकते हो? मैं बताता हूँ। ये जो अकबर सेकंड है, ये अपने काम करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजता था। वो नहीं बोल देते हैं कि जा दुकान में जाए 1 रुपया 10 रुपया का पार्ले जी लिया, यार मेरा नाम ले दिए, समझ गए? उसी के नाम पर वो रिकॉर्ड करेगा। तो ऐसे ही अकबर सेकंड राम मोहन राय को भेज देता था कि जाओ उस रियासत के राजकुमार के पास जाओ और ये काम करवाना है, बोल देना कि राजा ने बोला है, ठीक है, तो ये राजा है, जा। वो पूछ लेगा मेरे गए तो काम करेगा कि ना करेगा, अरे तू है राजा है, तू जा, राजा है तू। जाते ही उसका फिर वो ऐसे काम हो जाता था। तो धीरे धीरे उसने राम मोहन राय को राजा का टाइटल दे दिया, ठीक है।
ये याद रखना है। बहादुर शाह सेकंड 1857 तक, इसको जफर भी बोला जाता, बहादुर शाह जफर। ड्यूरिंग हिज टेन्योर माइटी रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपेंड। इसके शासनकाल के दौरान 1857 का जो शक्तिशाली विद्रोह था वो हुआ था। इन लीगल टर्म्स, कानूनी टर्म्स में, मुगल रूल केम टू एन एंड। मुगल जो शासन था वो खत्म हो गया था ऑन 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को, विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की जो घोषणा है 1 नवंबर 1858 को ही, उसकी घोषणा के साथ ही जो मुगल शासन था वो क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था। ठीक है, समझ आया। 1857 में क्या हुआ था, इसको हम वैसे तो पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह, इसको जफर बोला जाता है, इसको शेर व शायरी का शौक था। ठीक है, जब सैनिक भागते हुए आए थे बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करने के लिए, बहादुर शाह तब भी शेर व शायरी लिख रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, उसको मिलने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। तो सैनिक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने द्वारपालों को मतलब घायल वगैरह करके बहादुर शाह के पास उसकी जो शाही की कलम थी, पांख से वो लिख रहा था, वो फेंक के मारी थी, डायरी डोरी फेंक दी थी। ठीक है, फिर बोला था उसने कि आप हमारे लीडर हो। तब इसने, 80 साल का था बेचारा, ठीक है, क्या लीडर बनता वो, 80 साल का बूढ़ा। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, हम जो लेटर मुगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में चलेगा।